हम क्या हैं, हम इंसान क्या है, हमारे अंदर सही में ये आत्मा है, सोल है, या फिर ये एक साइंस का खेला बेला है, नेचर का खेला बेला है। अगर सही में अगर ऐसा होता है तो ये आत्मा आखिर जाते कहाँ है। नेचर में जो चीज़ चल रहा है वो रुकता नहीं है। जैसे पृथ्वी चल रहा है तो वो अपनी गति से चल रहा है, जैसे हम कंटिन्यूअस चल रहे हैं, कंटिन्यूअस बह रहे हैं अपने लाइफ में। और ये जो भी मैन मेड चीज़ है या एआई है वो कंटिन्यूअस ग्रो नहीं करता है हमारा। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर सर्केडियन जो क्लॉक होता है, जो कि बायोलॉजिकल एलार्म होता है, और वो एक घड़ी, पूरा प्रॉपर घड़ी का समय बताता है। हमारे अंदर क्या है, साइंस है या आत्मा है, ये तो हमारे अर्थ पे इतना चीज़ है। जब हम देखने सोचने बैठते हैं, कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हम सोच पाते हैं कि अरे ये चीज़ कहाँ से आया होगा, ये प्रकृति में ऐसा चीज़, अमेजिंग चीज़ क्या है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है जो हमें नेचर से ही बना वो चीज़ दिखता है। जैसे कि हम इंसान खुद क्या है, नेचर के ही बने हुए हैं, अपने पृथ्वी के नेचर से जो है वो बने हुए हैं। तो हम जब अपने आप को देखते हैं तो और बाकी चीज़ में से सबसे ज़्यादा स्पेशल हम इंसान ही दिखते हैं कि हमारे में ऐसा क्या है जो हम सबको पृथ्वी पे और भी जितने भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है, उसमें से हम इंसान एकदम अलग हैं। तो फिर सोचते हैं आखिर क्या है हमारे अंदर। तो हम जैसा देखते हैं कि हमारे अंदर क्या किस चीज़ से बने हैं। तो मेन जो हम इंसान है 5 तत्व, 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं, जो कि मेनली क्या होता है, वायु, जल, मिट्टी, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व से मिलके बने हैं। और एक चीज़ और स्पेशल होता है जो हमें अलग करता है, जो कि एक होता है हमारे अंदर जो लाइफ है, जो हम एक्शन कर पाते हैं, जिसे हम लाइफ, जीवन, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। तो आखिर उस आत्मा के लिए सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये आत्मा क्या है। कोई इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता कि सही में हमारे अंदर कोई एक आत्मा वास करता है या नहीं करता है, या एक ये प्रॉपर साइंस है, ये साइंस का ही, ये नेचर का खेला बेला है। हमारे अंदर लाइफ है या आत्मा है, या जो हमारे अंदर जो नैनो पार्टिकल है, उसमें जो हमारा जो सब हमारे अंदर जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें 5 सेंस आता है, उसी का खेला बेला है, जिसके कारण हमारे अंदर एक लाइफ जन्म लेता है। या फिर सही में उसमें एक आत्मा है, वो नैनो पार्टिकल है, और वो सही में क्या अगले जन्म और अगले जन्म ऐसा कुछ होता है। अगर सही में अगर ऐसा होता है तो ये आत्मा आखिर जाते कहाँ हैं, ये सब सवाल आते हैं। ये आत्मा अगर हैं तो इनका भी कोई जगह होता होगा। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की तरह और भी कोई और पृथ्वी होता होगा, वहाँ भी आत्मा क्या है, हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन ये जो आत्मा, सोल है, ये पहुँच सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि अर्थ के अलावा और भी अर्थ है या कुछ है, तो उस तरह के वहाँ पे लाइफ होंगे, और वहाँ भी आत्मा जैसे कि हम लोग हैं किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते। तो सबसे पहले हम क्या हैं, हम इंसान क्या हैं, हमारे अंदर सही में ये आत्मा है, सोल है, या फिर ये एक साइंस का खेला बेला है, नेचर का खेला बेला है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे नेचर या इकोसिस्टम में 2 टाइप की चीज़ है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग में हम क्या देखते हैं, जो भी नेचर में जो चीज़ है उसमें क्या है। अगर साइंस के वे में हम देखते हैं तो उसमें क्या है, मेनली उसमें हम देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर मिल गया तो वो क्या बन गया, लिविंग थिंग बन गया। और फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर ज्योग्राफी मिल गया तो वो क्या बन गया, नॉन लिविंग थिंग। तो ज्योग्राफी अगर मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, नॉन लिविंग थिंग। और वहीं पे अगर बायो अगर उसमें दे देते हैं तो उसमें लिविंग थिंग मिल जाता है, यानी एटम क्या बन जाता है, नॉन लिविंग थिंग कन्वर्ट हो जाता है सेल में, यानी लिविंग थिंग में। तो इस तरह का खेला बेला है किसका, साइंस का। और लैंग्वेज क्या है उसको समझने का, नेचर का, वो मैथ का लैंग्वेज है। मैथ के थ्रू ही इस खेला बेला को समझ सकते हैं। तो आखिर क्या है, पहले हम लाइफ को समझेंगे, यानी कि हम इंसान को समझेंगे कि ये क्या है। इंसान अगर हम जैसे कि यहाँ पे क्या, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग में क्या आ गया, जो भी नेचर से बना है और जो डेवलप नहीं कर सकता है।
तो और लिविंग थिंग में सेल है, सेल से जो भी बना है जो अपने आप को ग्रो कर पाता है। तो नॉन लिविंग थिंग में दो टाइप का होता है, एक जो नेचर से ही बना हुआ है और दूसरा जो हम इंसान बनाते हैं नेचर के में ही जो एटम्स वगैरह है उससे एक नया चीज़ बनाते हैं जो कि वो कुछ फंक्शन करता है मशीन के फॉर्म में। तो इस तरह के चीज़ हम बनाते हैं। तो और सेल में क्या है, ये नेचर ही बनाता है, नेचर के थ्रू ही बनता है और हम कंटिन्यूअस वर्क करते हैं। तो जैसे कि मैन मेड में एक आता है जैसे रोबोट, एआई, तो अगर उससे कंपेयर करते हैं तो वो क्या है कि हूबहू इंसान के तरह ही बनाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। तो उससे हमारा क्या मेल खाता है, उस अगर हम मिलाए, वो हमारे माइंड जो काम करता है माइंड, तो उसका हमारे माइंड के अनुसार वो एआई का जो जितना फंक्शन है वो हमारे माइंड के तरह ही वर्क करता है, न कि वो हमारे सेल में जो ग्रो हो रहा है उसके तरह से करता है। हमारा जो मेनली मेल खाता है वो माइंड, यानी हमारे माइंड ब्रेन में जो फंक्शन हो रहा है, सेंस का जो फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन रोबोट कर पाता है, यानी कि एआई कर पाता है। और उसके यानी कि वो फिजिक्स का जितना वर्क है, साइंस में देखा जाए, साइंस के पर्पज से, तो फिजिक्स का जितना वर्क है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब जो टाइप का है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री का खेला बेला जो है यहाँ पे नहीं है। जो एआई में जो है केमिस्ट्री का खेला बेला, ये सेल में क्या है, सेल कैसे ग्रो कर रहा है, केमिस्ट्री के ही खेला बेला से केमिस्ट्री जो बन रहा है, हमारा जो ग्रो हो रहा है, वो चीज़ क्या है एआई में नहीं है। यानी एआई क्या है, वो रेगुलर नहीं चल सकता, उसे करंट देना पड़ता है। वो क्या अपना काम करके बैठ जाएगा, फिर अगर उसे कुछ काम करवाना है तो उसमें अलग से करंट देना है। लेकिन नेचर में जो चीज़ चल रहा है वो रुकता नहीं है। जैसे पृथ्वी चल रहा है तो वो अपनी गति से चल रहा है, जैसे सन मूव कर रहा है तो वो अपनी गति से मूव कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे हवा चल रहा है तो वो चल रहा है, धीरे कम चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो उसी तरह हम इंसान जो हैं, हम भी कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, हम एक पल के लिए भी रुक नहीं रहे। थोड़ा बहुत जैसे हम अपने सांस वगैरह को रोक रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअस चल रहे हैं, कंटिन्यूअस बह रहे हैं अपने लाइफ में। और ये जो भी मैन मेड चीज़ है या एआई है, वो कंटिन्यूअस ग्रो नहीं करता है। हमारा क्या है, हम छोटे से बड़े हो रहे हैं। एआई क्या है, जैसा है वैसा है, एज ए मशीन, हम भी मशीन की तरह वर्क कर रहे हैं, लेकिन एआई का मशीन कांस्टेंट है, वैसा ही है। उसी तरह उसको जब जब करंट मिल रहा है तो वो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो वर्क कर रहा है। लेकिन हम क्या है, ग्रो कर रहे हैं, हमें कोई करंट की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिक करंट मिल रही है। हमारा जो करंट है पैसिव करंट होता है, जो हमेशा आते रहता है। और यहाँ एआई का जो होता है वो एक्टिव करंट होता है, जब हम देते हैं तब वो चलता है, जब हम देंगे तब वो चलेगा। तो हमारा क्या है, केमिस्ट्री, जो हमारे अंदर जो केमिस्ट्री है का जो रिएक्शन होता है उसके थ्रू ही मेरा केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में चेंज होता है और उस तरह से हमें क्या है करंट मिलता है और हम अपना काम प्रॉपर तरीके से हमारा बॉडी करता है। एआई में क्लॉक होता है, टाइम बता पाता है। तो वो हमारे अंदर, हम इंसान के अंदर भी होता है, जो कि सर्केडियन क्लॉक, जो बायोलॉजिकल अलार्म होता है, जो कि बायोलॉजिकल फंक्शन को किस समय क्या है वो बड़े ही आराम से करता है। लेकिन वो क्या है, हमारे अंदर क्लॉक की तरह काम करता है। एक पूरा 24 आवर्स का वो टाइम टेबल का हिसाब पूरा प्रॉपर वे में रहता है। तो ये हमारा बॉडी भी कर पाता है। हम इंसान के अंदर जो फंक्शन है उसके थ्रू ये क्लॉक का भी फंक्शन हो रहा होता है, हमें पता नहीं होता। लेकिन क्योंकि जब हम कुछ भी टाइम का जब सोचने जाते हैं या एग्जैक्ट उसी टाइम में हमारा आँख खुलता है, या हम जब किसी दिन सोचते हैं कि हमें इस टाइम में उठना है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं कि नहीं, इस टाइम में हमें उठना है, ये करना, कुछ ज़्यादा ये करके, तो एक बार न एक बार आँख जरूर उस टाइम में खुल जाता है कि हमें उठना है।
और इस तरह से क्या है, और जैसे उसी टाइम में भूख लगना, उसी जिस टाइम में हम कोई काम किए होते हैं उस टाइम में हमें फील होता है कि हमें उस टाइम में ये काम करना चाहिए, भले हम करें ना करें, एक बार हमें अलार्म ज़रूर बजता है हमारी बॉडी से कि ये काम हम इस टाइम में करते हैं, कर लो। जिस टाइम में हम खाना खाते हैं तो हमें भूख लगने का अलार्म आता है कि आपको भूख लगा है, खाना खाओ। लेकिन हम उसको अगर इग्नोर कर देते हैं तो वो हम नहीं करते। और इस तरह से अगर जो आदमी पूरा टाइम टेबल फॉलो करता है तो वो उसका एकदम फिट होता है। अगर एक दिन नहीं फॉलो करे तो उसे अलार्म बज बज के तंग करते रहता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर सर्केडियम जो क्लॉक होता है, जो कि बायोलॉजिकल अलार्म होता है, और वो एक घड़ी, पूरा प्रॉपर घड़ी का समय बताता है। जैसे कोई कुछ जिसको बहुत ही ज़्यादा सेंस होता है, तो वो क्या है, कहीं ऐसे जगह में जिसको डायरेक्शन चारों नहीं पता हो, फिर भी वो थोड़ा देर अगर बैठे, जिसके पास होता है ये सेंस, वो पता कर पाते हैं कि हम डायरेक्शन अच्छे से प्रॉपर बता देते हैं कि किधर क्या होगा। तो कुछ स्पेशल गुण होता है कुछ लोगों में, जो कि वो पूरा टाइम का वो बता देंगे कि हाँ ये डायरेक्शन है, क्या ये यही बायोलॉजिकल जो सर्केडियम क्लॉक है इसी के हिसाब से। तो और क्या है, और क्या होता है, कभी कभी जैसे कि हम अचानक से हम कोई भी चीज़ देखते हैं और एक रिएक्शन देते हैं। किसी आदमी को किसी चीज़ को देखो तो एक सेम टाइप का रिएक्शन देंगे। हम अगर नहीं भी ध्यान दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिक, जैसे हमें ऐसे कुछ क्लैप करने का आदत है तो उस टाइम में हमारा हाथ ऑटोमेटिक क्लैप हो जाता है। तो ये कैसे होता है? हम तो सोचते भी नहीं है लेकिन हो जाता है, हम करते हैं। तो ये कहाँ से होता है? ये हमारे इंटरनल से ही होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर से कोई एनर्जी निकल रहा है तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी है। अगर बाहर से चोट लग रहा है या धक्का लग रहा है तो ये हमें आउटर से अंदर जा रहा है, तो ये आउटर एनर्जी होता है। लेकिन हमारा इंटरनल, जैसे हम ऐसे किए तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी निकला। तो आखिर ये तो हम अभी सोच के कर रहे हैं, लेकिन हम कोई पैटर्न रखते हैं मोबाइल में, कुछ कहीं कुछ रखते हैं। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो हम मोबाइल छूएंगे तो वो पैटर्न से खुल जाएगा। हम अगर कोई पैटर्न में है तो वो पैटर्न हमें नहीं कुछ करने की ज़रूरत है, वो हो जाएगा। तो ये सब आखिर कहाँ से होता है? तो ये सब भी क्या है, एक हमारे अंदर बना हुआ है। हमें क्या करना है, वो तुरंत उसको फॉलो कर देगा कि अरे ये उठता है, इसका अभी ये काम है। ये हमारा यही है सर्केडियम बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि उसे पता होता है कि अब ये उठाया है, एक्शन है, ये अब ये करेगा। वो तुरंत मेरे बिना बोले ही वो काम कर देता है। बहुत जगह सोच रहे थे नहीं करना, लेकिन हमारी आदत होती है और वो काम हम कर बैठते हैं। तो ये सब यही है। और ये कैसे होता है, आज हम बहुत बार ऐसा केस भी होता है कि बहुत लोग जैसे सोए हुए हैं, खासकर जब ये डीप नींद वगैरह में जब हम बहुत सोए हुए होते हैं, ऐसा काम होता है। कुछ आप दिन में पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आप रात में उसको देख रहे हैं, वही चीज़ आप बोल रहे हैं नींद में। जैसे कुछ याद किए या कुछ पढ़े हैं तो उस चीज़ को हम बोलते जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों में होता है, सेम टू सेम वो नींद में बोल रहे हैं। तो ये कहाँ से होता है? वो तो सोए हुए लेकिन नींद में बोल रहे हैं वही चीज़ जो पढ़े हैं नींद में। तो इस तरह से, या कोई जैसे कुछ रात में उस टाइम में उठना है तो उस टाइम में उठने का आदत है तो वो करेंगे, नींद में ही उठ के भले करेंगे। सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस तरह से आखिर कैसे होता है? तो आज हम यही समझते हैं कि आखिर ये फंक्शन कैसे होता है, मतलब इंटरनल फंक्शन को समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है, हम क्या हैं। पहले अगर हम पूरे टोटल अगर लिया जाए तो अगर हम पूरे एक इंसान को एक सेल मान लिए, एक कोशिका मान लिए कि हम पूरा एक कोशिका हैं, सेल के ही बने हैं, अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो हम अपने आप को अगर एक सेल मान लिए तो क्या हुआ? तो हमारे सेल में हम पूरा एक सेल हैं। तो हमारे सेल में क्या क्या, सेल में मेनली क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म होता है। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है और ये सब बंद होता है। और ये जो छोटे छोटे साइटोस्केलेटन वगैरह सब साइटोप्लाज्म क्या है, वो जगह है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एकदम मेन जगह है जहाँ पे मेन फंक्शन हो रहा है। न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस, वहाँ पे मेन फंक्शन हो रहा है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या है,
पूरा मशीन का फैक्ट्री बिछा हुआ है। अब अंदर जो वो मशीन के अंदर जो प्रोग्राम बना, जो ढांचा बना न्यूक्लियस के अंदर, अब उसको प्रॉपर तरीके से कहाँ साइटोप्लाज्म में वर्क किया जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस से जस्ट सटा हुआ क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो वो क्या करेगा, वो सारा बनाते चलेगा, काम करते चलेगा और जो भी मशीन फैक्ट्री को बैठाते चलेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर क्या है, लाइसोसोम है। इस तरह का आर्किटेक्चर बनते जाएगा और ये आर्किटेक्चर कहाँ से मिल रहा है, हमें न्यूक्लियस से मिल रहा है। तो न्यूक्लियस से ये यानी कि डीएनए आरएनए के थ्रू मिल रहा है। और आरएनए क्या है, डीएनए का कोडर है, उसको कोडिंग करके इनकोड करता है। तो वो इनकोड कौन खोलता है, यहाँ राइबोसोम के थ्रू, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो खुलता है और वहाँ से पूरा सेल में बढ़ता है। और इसी में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन और इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे इम्यून के लिए मतलब जो होते हैं, ये सब तरह के बहुत सारे उस सेल में होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म का एक सेल मेम्ब्रेन होता है। तो मेनली मोटा मोटी ये स्ट्रक्चर सेल का होता है। तो अगर हम इंसान को सेल मान लिए तो इसमें हमारा न्यूक्लियस अगर मानते हैं तो क्या होगा, तो हमारा वर्टिब्रेट और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मिलके, बोन पोर्शन मिलके क्या बन गया, हमारा न्यूक्लियस बन गया। अब वहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं। तो न्यूक्लियस में क्या है, नॉर्मल जो होता है सेल्स भी वहीं पे नए नए सेल्स बनते हैं, हमारे स्किन के सेल्स वगैरह सब वहीं बनते हैं। तो मेन वो हमारा न्यूक्लियस का पोर्शन है। और यहाँ लाइसोसोम का क्या काम होता है, वो बाहर का चीज़ जैसे मिलता है और उसको वो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है और जैसे कि जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ज़रूरत होता है वो सामान देता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम का काम जो कर रहा है हमारा स्टमक कर रहा है। हम स्टमक में जो भी कुछ डालते हैं तो क्या होता है, उसको वो तोड़ के उसमें से बहुत सारा छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल्स है वो निकाल। हमारे बॉडी में जो लीवर है वो क्या काम कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो बनाने का काम कर रहा है, जो है उसको धीरे धीरे बनाएगा, उसको जो जो चीज़ का ज़रूरत है और उसको ट्रांसफ़र करता है हर जगह। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो कर रहा है वो हार्ट कर रहा है और लंग्स जो है वो करंट को मेंटेन करने में काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, एक हमारा प्रॉपर और आउटर सेल साइटोप्लाज्म पूरा हो गया हमारा, जो अंदर जो बॉडी फंक्शन कर रहा है। और ब्लड वेसल्स क्या है, वो कनेक्टिविटी दे रहा है हर चीज़ में। और उसके बाद से हमारा जो स्किन हो गया वो सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो मेनली मोटा मोटी जो है सेल, जो हम अगर एक में देखें तो इस तरह से हमारा सेल है। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर मेनली ये पूरा कैसे, ये जो सेल है, ये जो हमारा केमिकल फंक्शन होता है, आखिर ये कैसे होता है, किस तरह से कंट्रोल होता है, इसको समझते हैं। नॉर्मल जो वर्क करता है वो कैसे करता है, तो मेनली जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, बॉडी ऑर्गन वगैरह सबको जो कंट्रोल करता है, मेनली दो चीज़ से कंट्रोल होता है, हार्मोन और एंजाइम। ये दो ऐसा चीज़ है जो कि पूरे जो है इंटरनल ऑर्गन बाकी सब चीज़ को वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जो है वो एक केमिकल इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई ये मैसेज है, किसी भी इनपुट मैसेज जो हमें बाहर से जो मैसेज मिला या इंटरनल ऑर्गन से जो मैसेज मिला, उसके इनपुट के अकॉर्डिंग एक आउटपुट बनता है हार्मोन के फॉर्म में। तो वो हार्मोन वही है जहाँ से इनपुट आया उसके अकॉर्डिंग ये इनपुट आया है। तो इस इनपुट से अब कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अब आउटपुट वहाँ से लिंक है, वो वहाँ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो ये हार्मोन जाके बताएगा कि अब ये ऐसा हुआ है, तो ये आउटपुट जाएगा और वो आउटपुट जाके वहाँ काम करेगा। जैसे कि अब नॉर्मल सी बात है कि अब जैसे यहाँ टच हुआ तो ये इनपुट हमारे थैलेमस के पास जाएगा, वहाँ से क्या है, अब वहाँ से हाइपोथैलेमस में पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है, तो उसके अनुसार वहाँ से एक हार्मोन होगा निकलेगा और उस तरह से हमें वहाँ से वही पाथ से
ऐसा फील होगा कि अब यहाँ पे चोट लगा है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा कट हुआ है तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम के लिए हार्मोन सिक्रेट होगा। वहाँ पे जितने भी हमारा इम्यून सिस्टम का जो वर्क कर रहा है, जो इस तरह का काम करेगा, वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे अगर कुछ है तो उस तरह का वहाँ पे सही होगा। अगर जल गया है तो वहाँ पे क्या है, तो उस तरह के सिस्टम को वहाँ पे कॉल किया जाएगा, हार्मोन के थ्रू बताया जाएगा और वो हार्मोन से उसको मैसेज मिलेगा और उस मैसेज के अकॉर्डिंग वहाँ से कुछ चीज़ ट्रांसपोर्ट होंगे, वहाँ पे जाके वो काम करेगा। तो इस तरह से क्या है कि हार्मोन क्या करेगा, हमारे इनपुट को देखेगा और उसके अनुसार आउटपुट बनेगा। और वहीं सारा कनेक्शन क्या है, किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। हर इनपुट का कनेक्शन जो है तो उसके अकॉर्डिंग वो हार्मोन बनता है और वो हार्मोन जाके नॉक करता है कि अब भाई ऐसा मैसेज है, तुम्हारे पास है, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करो, उसको ट्रांसफ़र करो, उसको सो ये काम करना है, इस तरह से। अब ये हो गया, तो हार्मोन के पास क्या है, मैसेज है। अब यहाँ पे एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम क्या कटर का काम करता है कि भाई तुम्हारा मैसेज तो आया है लेकिन हम इसी फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, उससे जो आता है तो उसके पास उस मैसेज को किस ढंग से किस शेप में स्टोर करना है, वो एंजाइम का काम है। वो मैसेज ले लिया तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी है तो उसको कट करके वो जाके स्टोर करेगा। और एंजाइम का यही है, जो भी चीज़ आया उसको हर एंजाइम हर चीज़ के लिए, जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, फैट है या कुछ भी, जो भी हर चीज़ के लिए एंजाइम, हर फंक्शन के लिए एंजाइम अलग एंजाइम होता है। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हैं, हर हार्मोन है, तो हर हार्मोन का जो आउटपुट आया उसके अकॉर्डिंग ही एंजाइम होते हैं और उसको वो एक्सेप्ट करते हैं रिसेप्टर की तरह और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी वो आया और उसको वो एक्सेप्ट, अगर कुछ भी हो जाता है तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन चेंज, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेनली जो ये एंजाइम है वो छांटते हैं, भाई ये अगर गड़बड़ है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको नहीं लेते हैं। तो मेनली जैसे कि हमारे घर जैसे हैं तो हम जैसे बहुत सारा, तो कोई कुछ लिया ऑर्डर आया है तो वो ऑर्डर कैसे पहुंचाता है, तो वहाँ पे जो ऑर्डर हम जैसे भेजे कि मेरे घर ये पार्सल करो, कुछ लोग उधर से भेजे मेरे घर ये पार्सल करो, सब लोग कुछ एक जगह भेजते हैं तो सबके घर आता है। तो ये ऑर्डर गया, अब ऑर्डर कहाँ गया, जिस भी शॉप में एक जगह है वहाँ पे जा रहा है, एक मेन जो मार्केट है, तो उस मार्केट में जिसके पास ऑर्डर गया उसके पास सारा इनपुट है। अब उसको वो आउटपुट रेडी करेगा, तो आउटपुट रेडी करेगा तो अब वो कैसे पहुँचाएगा, तो उसके पास आउटपुट के अनुसार एक लिस्ट है, जो कि वो आउटपुट छोटे छोटे लिस्ट में बंट जाएगा और लिस्ट में उसको उसके पास एड्रेस होगा, उस एड्रेस के साथ वो सामान लेके जो भी आउटपुट है वो पहुंचेगा और वो सामान वो देखेगा किस एड्रेस में है तो उस एड्रेस में वो जाएगा और वो उस एड्रेस में जाएगा, वो जो भी है वो सामान लिया तो वो देखेगा कि हम ये सामान मेरा ही है तभी लेगा, नहीं तो उसको बाहर कर देगा, नहीं हम मेरा सामान ये नहीं है, हम नहीं लेंगे। और तो ये जो बाहर कर दिया वो एंजाइम है, नहीं वो नहीं है, वो हम मतलब नहीं लेंगे। तो इधर वो ये हार्मोन का काम किया और ये एंजाइम का काम किया। तो यानी एंजाइम को पता है कि हमें क्या सेव करना है और हार्मोन को पता है कि ये एक्शन हुआ है, इस तरह का एक्शन हुआ है, लो इसको तुमको जैसे इंस्टॉल करना है करो। तो मेन हार्मोन और एंजाइम में यही होता है और इसी से सारा फंक्शन होता है। तो हार्मोन कहाँ, इंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में मेनली कौन कौन है हमारे, तो ब्रेन में मेनली 3 होता है इंडोक्राइन सिस्टम। एक हाइपोथैलेमस जो मेन है, उससे अटैच पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और हमारे बैक में पिनियल ग्लैंड होता है। तो इस 3 जो है ये ब्रेन में यही तीनों कंट्रोल करते हैं और बाकी एक थाइमस होता है और किडनी, पेंक्रियाज और लीवर और ओवरी, इतना जो है ये मेन इंडोक्राइन सिस्टम का है। और छोटे छोटे इंडोक्राइन सिस्टम हर टिश्यू सेल्स में होते हैं, जो कि वो हार्मोन जो जाता है उस तरह से उसमें थोड़ा थोड़ा हार्मोन सीक्रेट होता है, वो वर्क करता है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा सा हार्मोन हर टिश्यू सेल्स में उस मैसेज के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो वो प्रॉपर वर्क करता है।
जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, हमारे अंदर जैसे कुछ सामान गया, जैसे हम भोजन खाए या कोई मैसेज गया, जो भी है, तो खाने से शुरू करते, स्टमक से शुरू करते हैं। तो स्टमक जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एंजाइम वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से देख लेता है क्या आया है, क्या एंजाइम है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है अपने अकॉर्डिंग कि नहीं भाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड के फॉर्म में, फैट को लिपिड्स के फॉर्म में, इस तरह से तोड़ते हुए हमारे मतलब यहाँ माउथ में थोड़ा बहुत ही टूटेगा, फिर स्टमक में जब जाता है तो प्रॉपर वे में ये टूटता है और टेस्ट के थ्रू उसी समय हमारे हाइपोथैलेमस में मैसेज पहुंच जाता है कि हमारे अंदर कुछ तो जा रहा है, कुछ तो जा रहा है। तो उस तरह का इन्फॉर्मेशन हार्मोन्स आउटपुट बन के एक्टिव हो जाता है और खाने से रिलेटेड जितना चीज़ है वहाँ मैसेज पहुँच जाता है। जैसे खाने से रिलेटेड क्या है, हमारे स्टमक में पहुँच जाएगा कि अब स्टमक को थोड़ा एसिडिक बनाना है, HCl ज़्यादा करना है, तो वो पहुँच जाएगा। और भाई इस तरह का क्या है, एंजाइम रेडी रखो, अब आएगा, तोड़ने का काम करना है। फिर हमारा पेंक्रियाज एक्टिव हो जाएगा, किस चीज़ के लिए, वो भी वहाँ पे एंजाइम बनता है, तो एंजाइम बनाने का काम करेगा और साथ में इंसुलिन बनाने का काम करेगा। और इधर लीवर भी एक्टिव होगा, वहाँ भी बहुत सारा काम होता है। तो पहले हमारा जो यहाँ पे जो काम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो पहले हमारा जो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लिए हैं तो हमारा वो टूटेगा किस चीज़ में, ग्लूकोज में टूटेगा। फैट है तो वो लिपिड्स से फिर फैटी एसिड में टूट के ट्राइग्लिसराइड में टूटेगा। फिर हमारा जो एमिनो एसिड होता है, ये मेनली बहुत टाइप का होता है। एमिनो एसिड जो होता है ये 20 टाइप का होता है, यानी प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है वो 20 टाइप का होता है। उसमें से जो 9 जो होता है वो इसेंशियल प्रोटीन होता है। तो ये 9 जो इसेंशियल प्रोटीन है जो कि हमें फूड के थ्रू मिलता है, और बाकी जो 11 है वो नॉन इसेंशियल है, जो कि हमारा बॉडी खुद बनाता है। खुद कैसे बनाएगा भाई, तो ये जो हम 9 ये जो प्रोटीन हम खाए, हमारे खाने से गया, तो ये जो 9 प्रोटीन जो जो इसेंशियल जो फूड के थ्रू आया, उसी प्रोटीन से वो कम्बिनेशन करके लीवर जो है, लीवर उसको बहुत सारा एमिनो एसिड के फॉर्म में, बड़े बड़े प्रोटीन के फॉर्म में, और पूरे 20 होते हैं एमिनो एसिड, मेनली हमारे बायोलॉजिकल फॉर्म में 20 होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या है, लीवर का काम है। तो यहाँ स्टमक क्या है, पहले एमिनो एसिड में तोड़ेगा, वो मेनली ना एमिनो एसिड में, तो 9 टाइप के एमिनो एसिड में तोड़ेगा, जो कि इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारा पूरा जो हम खाए और वहाँ से स्टमक पूरा जो पचाने का है, ये पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसमें सारा कुछ आ गया, तो ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। इसे अलग से ही, क्योंकि ये जो हमारा खाने का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट होता है, हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, बहुत ज़्यादा एरिया में जुड़ा होता है ब्रेन से। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स लगे होते हैं, इसके जो हैं उसके आउटर लेयर और मिडिल लेयर में जो है स्किन में बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, जो कि वो मैसेज ब्रेन में पहुंच, जो भी कुछ हो रहा है स्टमक में या जो भी, वो सारा मैसेज ब्रेन में जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें फंक्शन होता है और भी सब जगह जाता है। तो जैसे ही हम फूड डालेंगे तो एक्टिव क्या है, वहाँ मैसेज जाएगा स्टमक से कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ से क्या मैसेज आएगा, मैसेज ग्रोथ हार्मोन मेनली एक्टिव हो जाएगा। हार्मोन जो होता है मेन GHRH, ये होता है, रिलीज़ होता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और वहाँ पे उसको नॉक करता है। तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है ग्रोथ हार्मोन। तो वहाँ से जहाँ जहाँ जाना है, पेंक्रियाज में जाना है, ऐसा ग्रोथ हार्मोन का बहुत सारा टाइप है। वहाँ से अगर पेंक्रियाज में जाएगा तो उसका फंक्शन अलग हो जाएगा, वहाँ से लीवर में वही ग्रोथ हार्मोन जाएगा तो लीवर के अकॉर्डिंग जैसा कि एंजाइम है
उस तरह से वो चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा और फिर इस तरह से हर जगह ग्रोथ हार्मोन जाएगा। तो कैसे जाएगा पहले देखते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन कैसे वर्क करता है। तो पहले जो स्टमक में क्या हुआ, ये जो इंटेस्टाइन ग्लैंड जो है उसमें क्या बनता है, सब सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है और बहुत तरह का वो इम्यून सिस्टम में वर्क भी करता है। तो ये क्या होता है, सेरोटोनिन बहुत सारा बनता है और किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड है इससे क्या बनता है, सेरोटोनिन बनता है। और ये सेरोटोनिन जो 90% सेरोटोनिन कहाँ है, इंडोक्राइन में ही बनता है और उसमें से जो थोड़ा सा है वो ब्रेन में बनता है। तो ये सेरोटोनिन का बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। और यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन है ये भी क्या करता है, ये भी पानी से जब रिएक्ट करता है तो इसमें भी एक बैक्टीरिया होता है, ट्रिप्टोफैनेज एक बैक्टीरिया होता है। जैसे कि बैक्टीरिया भी हमारे ये डीएनए का ही फंक्शन है, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमारा डीएनए ही फॉर्म करता है एंजाइम के फॉर्म में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो भी एक बैक्टीरिया के ही फॉर्म में। ट्रिप्टोफैनेज को भी यहाँ बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, लेकिन ये हमारे क्या है, बॉडी का कटर ही है जो कि इस तरह का वो कट करता है। यानी कि क्योंकि ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड है उसको पानी जैसे ही मिलता है तो ये तोड़ देता है इंडोल, पिरूवेट और अमोनिया। तो इस फॉर्म में ये तोड़ देता है, तो इस फॉर्म में टूटता है। तो ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब हमें दिक्कत हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें भी वर्क करता है। और हमारे जो बच गया है उसको पचाने में ये फॉर्म इंडोल वगैरह जो है और ये सब मिलके बाहर एक्सक्रीशन का काम करते हैं, हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे, अब एमिनो एसिड है तो इसमें 9 जो भी हम खाए उसमें से कुछ एमिनो एसिड बनेगा। और सेरोटोनिन जो है यही ट्रिप्टोफैन से ही बनता है। और सेरोटोनिन अगर हमारे खाने में कुछ प्रॉब्लम है, टॉक्सिन है या ज़्यादा है तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस तुरंत अलर्ट हो जाएगा और सेरोटोनिन जो हमारे इंटेस्टाइन में है उसका लेवल बढ़ाने लगेगा। तो उसके लेवल, सेरोटोनिन का जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, हमें वॉमिटिंग जैसा फील होगा। अगर हमारे खाने में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वॉमिटिंग जैसा या कुछ होगा तो उस समय ऐसा फील होगा और बहुत सारा होगा जिससे प्रेशर बनेगा। अगर हम तुरंत खाए हैं तो वो हमारे माउथ से निकल जाएगा, बाहर फेंक देगा। अगर उस खाने में बाद में पता चल रहा है कि कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसको वो क्या करेगा, तोड़ देगा और बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन से उसमें वो उसको अंदर हमारे ब्लड में नहीं जाने देगा। कोशिश करेगा कि उसको तोड़ के बाहर निकाल दे, वही सब इंडोल वगैरह जो बनता है उससे तुरंत हमारे खाने को, जिसमें लूज मोशन वगैरह होता है, वो करा के बाहर निकाल देगा। हमारे बॉडी में ज़्यादा कोशिश करता है कि ना जाए। तो उसके ऐसे अब क्या है, अब यहाँ पे हमारा जो हम खाए अब वो कैसे हमारे ब्लड में जाएगा। तो ग्लूकोज चला गया, ग्लूकोज जैसे ही अब ब्लड में गया तो अब यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट होगा और ब्लड के थ्रू हार्मोन क्या है, ब्लड में ट्रेवल करता है तो वो ब्लड के थ्रू जाएगा लीवर के पास और वहाँ से मिलके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर कर देगा। तो ये क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन जो पेंक्रियाज की तरफ से इंसुलिन वर्क किया, ये ग्रोथ हार्मोन में आ गया। फिर अब यहाँ से अब जो खाना जो पच के जाएगा यानी ब्लड में मिलेगा, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाएगा तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हार्मोन एक्टिव हो जाएगा। और हमारे स्टमक में जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, डोपामाइन भी 50% बनता है। ये सब खाने के थ्रू ही बनता है डोपामाइन। जब हम प्रोटीन जाता है तो इसी प्रोटीन से टूट के रिएक्शन करके एंजाइम का ये सब करके क्या बनता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, सेरोटोनिन, और यही सब वर्क करता है। तो डोपामाइन जैसे ही आएगा तो थोड़ा डोपामाइन क्या अच्छा, फिर तो हमें खाना खाते ही थोड़ा नींद आता है या हम थोड़े शांत हो जाते हैं।
तो उस समय क्या है, हम शांत हो जाते हैं, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है प्रॉपर वर्क करते हैं। तो वो क्या है, जब हम खाना खा के शांत होते हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। अब क्या होगा कि अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उधर से इंसुलिन आएगा, ये ग्रोथ हार्मोन है, वो जाके उसको एक्यूरेट करेगा। फिर उसके बाद से अब क्या होगा, लीवर में अब यहाँ पे एमिनो एसिड आया, फैटी एसिड क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्राइग्लिसराइड में। तो फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड में हम इंटेस्टाइन तोड़ता है, तो इंटेस्टाइन जो वही एंजाइम कहाँ से आता है, तो एंजाइम आता है पैंक्रियास से आता है, और बाइल जूस, लीवर में बाइल जूस रहता है उससे आता है, तो उससे क्या होता है, फैटी एसिड टूटता है। तो फैटी एसिड जो फॉर्म होता है मेनली जो होता है उसमें हाइड्रोकार्बन होता है और एक एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, यानी COOH रहता है, हाइड्रोकार्बन का पूरा ये लगा रहता है। तो इस तरह से क्या है, ये बन गया फैटी एसिड। लेकिन फैटी एसिड में क्या है, ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं होता, ये बनता है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, ये फैटी एसिड भी दो टाइप का होता है, एक सिंगल बॉन्ड में बनता है ये हाइड्रोकार्बन, और एक सिंगल बॉन्ड में जो बनता है वो सैचुरेटेड होता है, और वही डबल बॉन्ड में जो बन जाता है हाइड्रोकार्बन के साथ जो लिंक बनता है, अगर डबल बॉन्ड में होता है तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड। इस तरह से वो डिवाइड होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इस तरह में होता है। तो अब इसका फैटी एसिड जो होता है इसको ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कैसे टूटता है, तो उसमें फैटी एसिड के फॉर्म में टूटता है, तो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में टूटता है। तो ये फिर कैसे इसको बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लिसरॉल में अटैच होता है, और यहाँ पे एस्टर फॉर्म बनता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिलिक एसिड मिलके क्या बन जाता है, इसमें 3 फैटी एसिड जुड़ जाता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल जो होता है वो शुगर का ही सबसे बहुत ही डाइल्यूट फेज होता है, वो जो कि चिपचिपा होता है, और उसमें क्या होता है 3 हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिलिक से जुड़े होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिलिक से जुड़े होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड में, और इधर 3 फैटी एसिड में क्या जुड़े होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये एस्टर फॉर्म बना देता है, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट होते हैं तो उसको हम एस्टर फॉर्म बोलते हैं कि ये एस्टर हो गया। तो इस तरह से क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड एस्टर के फॉर्म में बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये 3 कार्बन से जुड़ जाते हैं, जो भी ये फैटी एसिड है ये तीनों कार्बन में जुड़ जाते हैं, और इसमें से क्या होता है, H2O सैचुरेटेड हो जाता है, और इस तरह से क्या बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। और ये ट्राइग्लिसराइड और थोड़ा बहुत जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे फूड से मिलता है वो सब कहाँ, अब ऐसे डायरेक्ट क्या होता है वो नहीं ब्लड में जाता, तो उसके लिए फिर बनता है लिपोप्रोटीन, साइक्लोमिक्रॉन्स के फॉर्म में बनता है। साइक्लोमिक्रॉन्स का जो कंटेनर के फॉर्म में बनाता है, जिसका बाहर का जो कवर होता है, आउटर लेयर जो होता है वो फास्फोलिपिड के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे फास्फोलिपिड क्या होता है, तो फास्फोलिपिड जो होता है इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें 2 फैटी एसिड होते हैं, 2 फैटी एसिड कुछ भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो भी हैं, और वही ग्लिसरॉल होता है, 3 कार्बन और हाइड्रोक्सिलिक के फॉर्म में ग्लिसरॉल होता है। तो उसमें 2 कार्बन में जुड़ जाते हैं फैटी एसिड, और एक जो कार्बन बचता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो जिससे बन जाता है क्या, फास्फोलिपिड, जो कि एक तरफ से इधर से फास्फेट है तो वो क्या करता है, वो जो फास्फेट के तरफ से क्या हो जाता है, हेड के तरफ से वो फास्फोफिबिक हो जाता है, हाइड्रोफिबिक हो जाता है, जो कि वाटर में वो कम्युनिकेट कर सकता है। और ये जो फैटी एसिड है वो क्या है, वो वाटर में वो क्या है, रिपेल करता है,
तो क्या है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, जो कि अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। और इस तरह से 2 लेयर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, जो 2 लेयर में होता है। जो एक इनर की तरफ से हेड होता है, साइटोप्लाज्म की तरफ से क्या होता है, हेड पार्ट होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। और जो ब्लड की तरफ, जो बाहर की तरफ से होगा, उसके तरफ भी हेड होता है, यानी कि फास्फेट वाला एरिया होता है। और अंदर की तरफ क्या होता है, वो लेग पार्ट होता है, जो कि फोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। और अंदर में क्या है, अंदर और ये जो कवर बना, तो उस कवर के जो छोटा सा जो फास्फोलिपिड का जो बना, तो वो एक क्या ट्रैवल करने के जो भी मॉलिक्यूल्स जो निकले, ट्राइग्लिसराइड और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइन में हुआ, तो वो स्टोर हो गए। और ये जो फास्फोलिपिड का जो बना, ये साइक्लोमाइक्रोन्स के फॉर्म में एक कवर जैसा बन के रेडी हो गया। जो कवर जो हुआ, मेम्ब्रेन जो हुआ, वो फास्फोलिपिड्स का है। और उसके अंदर, उसके कोर में क्या है, उसके कोर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल है। तो ये अब ट्रैवल करेगा, ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, तो ये ट्रैवल करेगा कहाँ से, नोड्स के थ्रू से वो ब्लड में जाएगा, इंटेस्टाइन से निकलेगा, तो फिर वहाँ से ब्लड में जाएगा। तो अब इसमें क्या है, और इसमें प्रोटीन जो है एपोप्रोटीन के फॉर्म में, जो भी एमिनो एसिड ये सब वगैरह, जो इसमें जो प्रोटीन जो होंगे, किस टाइप के प्रोटीन होंगे, इसमें मेनली जो प्रोटीन होंगे वो जो हमारा जो प्रोटीन, इसेंशियल प्रोटीन, फूड के थ्रू जो प्रोटीन मिला, मेनली वो ज़्यादा इसमें होंगे। तो वो सब कहाँ ट्रांसफ़र होके चला जाएगा, ब्लड में जाएगा। इसके थ्रू, एपोप्रोटीन के थ्रू। और थोड़ा बहुत इसमें ग्लूकोज और इम्यून सिस्टम का जो होता है, सारा कुछ इसमें, इस ट्रैवल में एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट बना, जो कि इसके थ्रू अब ब्लड में जाएगा, धीरे धीरे निकलता जाएगा ये साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अब ब्लड में जाएगा, तो अब यहाँ से ये जाएगा अब कहाँ, लीवर में जाएगा। अब लीवर में धीरे धीरे ये जाते जाएगा। तो अब लीवर का क्या काम है, अब ये इस सब को जोड़ने का काम करेगा। अब इसको मिलेगा, तब इसको लेगा और इसे थोड़ा बड़ा, ये जो बना, अब इस बास्केट को थोड़ा डेंस करेगा। इसमें ज़्यादा ग्लिसरॉल, इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वगैरह और भी बहुत सारे एपोप्रोटीन वगैरह, अलग अलग टाइप की प्रोटीन जो है उससे बन के तैयार होगा। VLDL, IDL, LDL, HDL, इस तरह के फॉर्म में बहुत सारा लिपोप्रोटीन बन जाएगा। लेकिन हर ये जो लिपोप्रोटीन बनेगा, ये लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर का काम करेगा और इसमें एपोप्रोटीन बनेगा। तो एपोप्रोटीन जो है वो काम करेगा, सही जगह पे ले जाने का काम करेगा। इसमें हर टाइप के प्रोटीन, और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन एक्टिव हो जाएंगे। अब ग्रोथ हार्मोन एक्टिव हो जाएंगे, और ग्रोथ हार्मोन जो भी ये सब प्रोटीन आया है, इसको इंस्टॉल करने का काम है। अब इसको जमा करना है, अब जो छोटे छोटे से नया एपोप्रोटीन में ट्रांसफ़र करना है। बहुत लंबे लंबे जो प्रोटीन बनते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, और भी जो 11 टाइप का जो एमिनो एसिड है, उस सबको चेंज करके, कन्वर्ट करके, जो भी हमारे बॉडी में ज़रूरत है उस तरह का एपोप्रोटीन बना के उसको कहाँ स्टिक करेगा, ये जो लिपोप्रोटीन है उसमें जाके वो स्टिक हो जाता है। किसके थ्रू, सल्फ़र के थ्रू एक प्रोटीन से दूसरे से लिंक हो जाता है, एक एमिनो एसिड से दूसरे एमिनो एसिड से लिंक होके उस तरह से अलग अलग एपोप्रोटीन। और हर, जैसे LDL में अलग एपोप्रोटीन होगा, और जैसे VLDL में अलग एपोप्रोटीन होगा, और सबको अपने अपने जगह ले जाना है। सबका अलग अलग एड्रेस है, उसके अनुसार जिसको जहाँ जाना है। बहुत सारे टिश्यू सेल्स हैं, किसी को हार्ट के टिश्यू में ज़रूरत है, तो उस टाइप का जो एपोप्रोटीन है वहीं पे जाके इंस्टॉल करेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ जाके ये जो ग्रोथ हार्मोन है IGF-1 एक्टिव हो जाएगा, जो कि कहाँ से, लीवर से ही एक्टिव होता है। और यहाँ से ये इंसुलिन के ही तरह होता है। इंसुलिन भी क्या करता है, वो
जमाने का, ग्लाइकोजन बनाने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, ये छोटे छोटे एमिनो एसिड है या जो भी है सबको लेके वो कहाँ लिपोप्रोटीन में जमा किया, और जहाँ जहाँ साइट है ये पहुँचाने का भी काम कर रहा है। सबके टिश्यू के पास जाएगा, पहले तो ब्लड हार्ट में जाएगा, वहाँ से वो सारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वहाँ से फिर हर टिश्यू, हार्ट को ज़रूरत है जो वाला, वो वहाँ ट्रांसफ़र करेगा, इंस्टॉल करेगा। फिर वहाँ से फिर जिस जिस टिश्यू में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाके इंस्टॉल करके, बस कहाँ पे इंस्टॉल करेगा, एक्सो सेल मतलब आउटर एरिया में सेल करेगा, वहाँ पे हर जगह का वहाँ लगा हुआ है क्या, रिसेप्टर्स लगा हुआ है। तो जिस टाइप का एपोप्रोटीन है वो वहीं पे वो चीज़ इंसर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और जाएगा, उस टिश्यू का जो है वो वहीं जाएगा, ट्राइग्लिसराइड वहीं जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, खुद जो स्टमक है उसके पास भी वो आएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, और वहाँ पार्सल करके जाएगा। और वहाँ पे क्या लगे हुए, एंजाइम लगे हुए हैं यानी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो उसी टाइप का लेंगे और उसको कट करके फिर कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ पे। अब ये सब जो आया, तो अब ये सब काम हो गया, इंस्टॉल का काम हो गया, सबको मिल गया। तो अब यहाँ पे अब क्या है, ये ग्रोथ हो गया। ग्रोथ फैक्टर मेनली सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है, ग्रोइंग टाइम में ज़्यादा वर्क करता है, तो ये ग्रोथ फैक्टर का काम यही है, यानी ग्रोथ हार्मोन का काम यही है। अब दूसरा आता है कि अब जैसे अब ये सब इंस्टॉल हो गया, अब ये अंदर कैसे जाएगा, सेल के अंदर कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ पे आता है दूसरा हार्मोन होता है कार्टिको रिलीजिंग हार्मोन, CRH हार्मोन। तो CRH हार्मोन क्या है, अब जस्ट इसी उल्टा है, जो कि मेनली ये जो बनाता है एड्रिनल ग्लैंड में बनाता है, और ये वही हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और वहाँ से एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा, वहाँ से ये बहुत सारा, और साथ में पेंक्रियाज भी बनाता है, क्या बनाता है, ग्लाइकोजेन, और पेंक्रियाज भी बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूटागोन बनाता है, जो कि क्या करता है, जैसे कि अब 2 घंटा हो गया या कुछ भूख वाला फील हो रहा, कुछ ज़रूरत है, तो उस टाइम में ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजेन को तोड़ता है, और ये भी मेन इसी टाइप का काम है, वो मतलब तोड़ने का काम करता है और ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड में ब्लड लेवल को ठीक करता है अगर कम है ग्लूकोज तो और इसी से फील होता है क्या, भूख लगने का फील होता है। फिर उस कैसे अब यहाँ पे अब ये हो गया, अब इंस्टॉल है। अब दूसरा जो हार्मोन ये सेम इसी टाइप का काम करेगा, जो कि एड्रिनल से जो आएगा वो बनाएगा कार्टिसोल। इस टाइप के बहुत टाइप के बनेंगे, तो मेनली जो मोटा मोटी है कार्टिसोल बनाएगा। वो क्या करेगा, अब हर जगह जाएगा, जहाँ 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 ये जो स्टोर है बाहर, तो ये सबको तोड़ के अंदर इंस्टॉल करेगा, अंदर जाएगा, और प्रोटीन वगैरह जो भी है सब अंदर जाएगा, और अंदर जो वहाँ पे अब जो भी एंजाइम वगैरह है उसको अपने अकॉर्डिंग लेके इसको पहुँचाएगा, कहाँ, न्यूक्लियस में पहुँचाएगा। तो अब न्यूक्लियस में कौन से हार्मोन काम करते हैं, तो मेनली थायराइड हार्मोन जो होते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है। तो ये मेन जो है ये थायराइड हार्मोन है। इसमें 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4, जिसमें T4 जो है, जिसमें T4 में 4 आयोडीन जुड़े होते हैं, और T3 जो हार्मोन है इसमें 3 आयोडीन जुड़े होते हैं। और ये आयोडीन ही क्या है, एक्टिव इनएक्टिव करने का काम करते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं, जब आगे जब प्रोसेस में जाते हैं, D1 D2 करके एंजाइम होते हैं, और ये क्या करते हैं, मेन आयोडीन को ही तोड़ के क्या T1 को एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। जब तक T3 को जो है T3 को एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। T4 जो है थायराइड का जो है अनएक्टिव फॉर्म होता है, वो T1 को रख के ले जाता है टारगेट वाले जगह पे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। और इसके बहुत टाइप होते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है उसी जगह। न्यूक्लियस में मेनली यहाँ पे जो DNA रेप्लिकेशन जो होता है, DNA में जो कोडिंग होता है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है कि वहाँ पे एंजाइम क्या है, एंजाइम को देखना, कौन सा एक्टिव साइट है उसको एक्टिव करना, और जो भी मैसेज आया है उसके अनुसार वो मैसेज निकाल के फिर से
mRNA में कन्वर्ट करके फिर से वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा और वो सब उस तरह का एंजाइम से वो जो बाहर से जो आया एपोप्रोटीन ये सब उस तरह से कटर बनेगा। जो मैसेज आया वो मैसेज के अकॉर्डिंग आ रहा है सब कुछ, तो उस तरह से कटर होगा, हर टिश्यू में अलग अलग होगा। तो ये जो थायराइड मेनली जब कब एक्टिव मेनली होता है, तो जब हम जिस टाइम में बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे हम चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा मसल्स ग्रो कर रहा होता है, सब चीज़ एक्टिव में होता है। तो इस टाइम में हमारा बहुत ज़्यादा ही थायराइड जो है एक्टिव हो जाता है, यानी T4 T3 जो है वो न्यूक्लियस में वर्क ज़्यादा शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस वर्क ज़्यादा शुरू हो जाता है। और हमें इस एक्टिव फॉर्म में तब क्या होता है कि ये ज़्यादा होता है, ऐसे नॉर्मल फॉर्म में होते रहता थोड़ा बहुत जो है जितने भी हार्मोन हैं वो ब्लड में होते हैं और वो एक्टिव काम कर रहे होते हैं। लेकिन मेनली जो होता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो इन हार्मोन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं ज़्यादा, जिसके कारण हमें जैसे बहुत ज़्यादा हीट वेव होता है और जिससे हमारे स्किन से स्वेट निकलना शुरू होता है, अंदर जो भी हीट बनता है वो हमारे स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये सब भी कहाँ से हो रहा है, ये सब भी इंडिकेट मिलता है। तो ये सब भी कहाँ, इम्यून सिस्टम जो होता है उसके थ्रू ये सब इंडिकेशन मिलता है। मेनली ये जो 3 हार्मोन है ये क्या है, ये तीनों प्रोटीन को कैसे कैसे मेन जो हमारे अंदर जो एनर्जी आया उसको कैसे कन्वर्ट करना है, हमारे अंदर जो मैसेज आया, जो भी फूड से आया, जहाँ से आया, उसको किस तरह से कहाँ इंस्टॉल करना है, कहाँ से कहाँ उसको ले जाना है और किस तरह से इसको डीएनए फॉर्म में करना है। तो ये सब चीज़ किस तरह का डीएनए से उससे एंजाइम निकल के यानी एमआरएनए फॉर्म में आएगा, फिर उससे फिर से वो बनना शुरू होगा। तो इस मेन 3 एंजाइम से यही वर्क होता है। GnRH हार्मोन यानी गोनाड हार्मोन, जो कि ये एक साइकिल है, ये साइकिल की तरह होता है, जो कि वो हमारे बॉडी के अंदर मंथली साइकिल ये होता है, जिसके से हमारा जो इंटरनल वर्क है वो सही प्रोसेस करता है, सब कुछ सही से होता है। जैसे कि हमारे ओव्यूल में जैसे पीरियड्स का आना, ये सब आना या कुछ ओव्यूल बनना, स्पर्म बनना, ये सब क्या है, इसके ही थ्रू होता है, इस हार्मोन के ही थ्रू से होता है। ये जब टाइम का जब होता है तो हाइपोथैलेमस को होता है और उसी समय उस तरह से हार्मोन को, इसमें भी बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं और इस पर्पज से ये सेक्स के अनुसार ये हार्मोन्स का होता है इसमें अंतर। तो इस तरह से ये हो गया। और 5वां जो एक होता है इम्यून के लिए होता है, इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम से पूरा कनेक्टिविटी रहता है हार्मोन का, और जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है या कुछ अलग से T सेल B सेल जो होते हैं, तो ये सब जो है एक्टिव हो जाते हैं और उस तरह से अपना वर्क शुरू कर देते हैं। जो भी बैक्टीरिया, जो अननोन बैक्टीरिया है या अननोन वायरस है या कुछ है इस तरह से अननोन चीज़, या बॉडी में कुछ अननोन पार्ट जो ज़रूरत का नहीं है मॉलिक्यूल्स, तो उस सब को हटाने के लिए ये सब एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जनरली जब हम रेस्ट के फॉर्म में होते हैं उस टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जनरली ऐसे अगर अचानक से कुछ आ गया तब उस टाइम में हाइपोथैलेमस अलार्म बजाता है कि कुछ तो है प्रॉब्लम, जाके जल्दी जल्दी देखो और उसको हटाओ, बॉडी से निकालो बाहर। तो इस तरह से उसको अंदर मत आने दो, जो बाहर से आने वाला कुछ अलार्म मिलता है या इंटरनल अचानक से कुछ मिल गया तो होता है। तो इस तरह के हार्मोन हैं। और एक मूवमेंट का हार्मोन, जैसे कि हम कुछ रिएक्शन देते हैं या कुछ देते हैं, तो ये मेनली जो डोपामाइन जो होता है, डोपामाइन के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि हम इसमें रिएक्शन दिखाते हैं। तो डोपामाइन के बहुत सारे टाइप, उसमें वो अब हमारा रिएक्शन देना होता है, इमोशनल फिज़िकल जो भी हम रिएक्शन दे रहे हैं, सैड होके दे रहे हैं, खुशी होके, तो उसका जो हार्मोन बनता है मेनली डोपामाइन बनता है, डोपामाइन और कैटोकैलेमाइंस हार्मोन्स। तो ये क्या है, मेनली डोपामाइन का ही है, ये इसी न्यूरोट्रांसमीटर से वो होता है और ये एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है और ये रिएक्शन वहीं पे जाके होता हम है। जो मूवमेंट किए जो किए तो ये एक स्पेसिफिक वहाँ पे स्ट्रेस पड़ा होगा, कुछ हुआ होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आया है,
तो जो भी हम मूवमेंट किए तो वहाँ पे जो भी एनर्जी लगा, वो एनर्जी के लिए जो चीज़ वहाँ पे ज़रूरत है तो इसके थ्रू वहाँ जाता है। जैसे हम कुछ एक्शन लिए तो उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा बीपी बढ़ेगा, कुछ होगा, अचानक से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, या कुछ हमारे एक्शन से सब कुछ होता है, मूवमेंट करते हैं तो वो सब यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड में बनता है, एड्रेनालाइन और नोरा एड्रेनालाइन। तो इस तरह का 2 टाइप का हार्मोन बनता है। इसके बहुत सारे टाइप हो जाते हैं जो कि वो वहाँ पे जाके, जैसे अब हम इस तरह का एक्शन लिए तो बीपी बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, या कुछ वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आया तो उस तरह से उसको हैंडल करने का, मतलब एक सही रूप देने का, अगर हम कुछ है डर गए तो उस तरह का हमारा बॉडी पूरा मूवमेंट करता है। तो उसको मैनेज की, कुछ प्रॉब्लम नहीं आए बॉडी में, उसको मैनेज करने का काम इसके थ्रू होता है। और इस तरह से मेनली इस तरह से ये हर वाइब्स को हार्मोन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और ये हमारे पूरे बॉडी को इंटरकनेक्ट करता है और एंजाइम और हार्मोन के बेसिस पे ये हमारे डीएनए को अपडेट करते रहता है। तो इस तरह से ये मेनली वर्क करता है। तो अब यहाँ पे आता है कि अब तो ये सब हो गया कि हमारा जो है बायोलॉजिकल अलार्म है, ये सब कैसे होता है, कैसे फिक्स होता होगा, कैसे घड़ी जो है एक्यूरेट टाइम बता पाता है, हमारा बॉडी डायरेक्शन बता पाता है। तो इसको समझते हैं। तो पहले एक और हार्मोन है हमारा पिनियल ग्लैंड का छूट रहा है। तो ये पिनियल ग्लैंड जो है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है मेलाटोनिन। तो ये मेलाटोनिन जो होता है ये कब एक्टिव होता है, मेलाटोनिन जो एक्टिव होता है ये हमारा जब डार्क दिन के टाइम में वो फॉर्म हो रहा है, हमारा रिएक्शन जो भी है उसमें वहाँ फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब रात होता है, जब सनलाइट, सन वेव, हमारे क्या है अल्ट्रा वेव्स वगैरह सब आते हैं हमारे अंदर, तो उस वेव से जो आना बंद हो जाता है, जब सन वेव मिलना बंद हो जाता है, वो अल्ट्रा वेव मिलना बंद हो जाता है और पूरा होता है, तो हमारा ये मेनली नाइट के टाइम में एक्टिव होता है। पिनियल ग्लैंड में जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो एक्टिव होता है, ब्लड में भी फ्लो करता है। और कहाँ फ्लो करता है, ये फ्लो करता है जो हमारा स्पाइनल नर्व में जो स्पेस है, फ्लूइड है, उसमें भी ये जाके मिल जाता है। तो इस तरह से वो फ्लो करता है, जो कि हमारा जो एक्शन है उसको वो थोड़ा स्लो डाउन करता है कि हमें नींद अच्छे से आ जाए। मेनली ये 9 बजे जो रात 9 PM से 12 घंटा का जो होता है मेनली, इसके दौरान में इतना सीक्रेट होता है। मेन कितना किसके में है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये हार्मोन बनता है। फिर अब जो है कि अब यहाँ पे अब हमारा टाइम कैसे पता चलता है, ये बायोलॉजिकल जो सर्केडियम है ये कैसे फॉलो होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे बोन है, मसल्स है, स्किन है, तो ये सब जैसे बना, तो हर में हम क्या है आयरन है, फिर कॉपर है, और क्या है हमारा जो ये बॉडी में जो स्किन है, मसल्स है और बोन है, सब में क्या है, किसी में आयरन है, किसी सब में मिक्स है। मेनली आयरन का सबसे ज़्यादा मात्रा है, फिर कॉपर है थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में, और जिंक है, मसल्स में जिंक है। तो इन सब का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मेनली जो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है, हम जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है मैग्नेटिज्म का फंक्शन होता है, मैग्नेट का फंक्शन होता है। तो ये कैसे होता है, तो मेनली ये हम सब जानते कि हमारा जो मैसेज आता है, हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, ये सब होता है। तो ये सब कैसे होता है, तो मेनली यही सब है। ये सब जब एक्शन में आता है, जब काम करता है, तो ये सारा एक्टिव होता है। जो भी वेव आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके कारण से बाहर का भी रिसेप्टर के थ्रू आ रहा है और अंदर का भी जा रहा है। तो ये अब क्या फॉलो करता है, ये हमारे अर्थ में क्या है, हमारा जो अर्थ है उसमें 2 चीज़, हम अर्थ पे ही रहते हैं, हम अर्थ के ही पूरे नेचर के बने हुए हैं, उससे अलग नहीं है। तो हमारा सारा कैरेक्टर जो है ज़्यादातर अर्थ के कैरेक्टर से मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ में जो मैग्नेट है वो कौन से डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन फॉलो करता है।
तो वो ही डायरेक्शन हमारा जो मैग्नेट है वो फॉलो करेगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसी तरह से वाइब्रेट करेगा। तो हमारा अर्थ का जो डायरेक्शन है, मूव कर रहा है अर्थ 24 आवर्स में एक चक्कर ले रहा है, तो हमारा जो ऑर्गन है, हमारा जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, वो भी क्या है, हमारे अंदर मैग्नेट है, वो भी एक डायरेक्शन, वही डायरेक्शन फॉलो करेंगे, क्या, नॉर्थ और साउथ। तो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे और उसके जो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे अभी का जो ये टाइम है, मेरे अंदर जो वाइब्स किया, तो अभी जो अंदर गया, जो मॉलिक्यूल्स आया, हमें सारा डायरेक्शन पता होता है, आवाज़ किधर से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उसका मेनली रीज़न यही है कि हमारे जो अंदर आ रहा है उसी डायरेक्शन से आ रहा है, क्योंकि अर्थ का जो डायरेक्शन है, उसके जो मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से लगे हैं, उसका जो डायरेक्शन होगा उसी एंगल से बना होगा, उसी एंगल से मैग्नेट की तरफ। अभी का अगर ऐसे है उसके मॉलिक्यूल्स, और अभी जस्ट था क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे वो समय के साथ, क्योंकि हमारा अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे जो मैग्नेट को फॉलो कर रहे हैं, मैग्नेट फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं ना, मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन, कहीं भी आप रख दो, एक ही डायरेक्शन फॉलो करता है, और उस डायरेक्शन के अनुसार ये आयरन वगैरह जो भी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जो होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होता है, अपोजिट वर्क करते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, वो जैसे है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे आयरन क्या है, हमारा अट्रैक्ट, हमारे क्या है, ब्लड में क्या है, आयरन है। तो फिर हमारे जो मसल्स में क्या है, जिंक है। तो जिंक क्या है, वो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो यानी कि वो अपोज करते हैं। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमारा एक मसल दूसरे मसल से अपोज काम करता है, हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो मेनली ये रीज़न भी है, जिंक जो है हमारे मसल्स में होता है, जो कि ग्रोइंग फ्लेक्सिबिलिटी में जो काम करता है। तो मेन यही रीज़न है, एक दूसरे को अपोज करते हैं, जिसके कारण हम बड़े ही आराम से कोई चीज़ को उठा पाते हैं। अगर सब चिपक ही जाता तो नहीं होता। लेकिन ब्लड में हमारे आयरन है, ब्लड में आयरन है, तो क्या हो रहा है, और टिश्यू जो आउटर वाला जो लेयर है उसमें भी, उसके में क्या है, जो मायोग्लोबिन है उसमें भी आयरन है। तो वो क्या है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है हीमोग्लोबिन, तो वहाँ से वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो है क्या करता है, मैग्नेट से इंटरेक्ट करता है, उसकी तरफ जाता है, और वहाँ से वो ऑक्सीजन का इंटरचेंज हो जाता है, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन पहुँच जाता है। और हमारे स्किन में ज़्यादातर जो है केरोटीन या कोलेजन ये सब है, तो आउटर लेयर में मेनली क्या होता है, हम ज़्यादातर हमारा जिंक और कॉपर ये सब का बना होता है, बहुत कम मात्रा में। तो क्या है, हमारे आउटर से जो ऐसा चीज़ आता है तो उसको रिपेल करता है, लेता नहीं है। तो मेनली इस तरह से मैग्नेटिक काम करता है। और हमारे टाइम में भी क्यों, क्योंकि वो हमारा अर्थ 24 आवर राउंड ले रहा, अपने एक्सिस पे राउंड ले रहा है। तो उस राउंड के अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो फेरोमैग्नेटिक जो है मॉलिक्यूल्स है, वो डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, हमारे अंदर सारा उसी से आ रहा है। चाहे आवाज़ का हो, आवाज़ भी हम अगर इधर मुड़ जाए तो वो आवाज़ वहीं से आएगा, उसका आवाज़ चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन, उस समय का डायरेक्शन वेव वही आता है। तो इसीलिए हमारा जो बॉडी अलार्म है, समय, इस समय का वही वेव कल भी आएगा। अभी का जो है, इस समय अगर हम कल बात करेंगे तो अभी जो वेव बन रहा है, वेव का डायरेक्शन वही आएगा। तो इस टाइम को हम क्या बोल देंगे, इस टाइम को हम बोलेंगे कि अरे अभी तो 11:15 बज रहा है या कुछ बज रहा है 11:15, तो ये टाइम वेव को हम 11:15 बोल दिए। ज़्यादातर टाइम हम सीखते भी हैं तो इस तरह से, तो हमारे दिमाग में उस वेव को एक नाम मिल जाता है कि ये टाइम है इतना। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो क्लॉक है, क्लॉक सिस्टम, बॉडी क्लॉक सिस्टम, बायोलॉजिकल नहीं, बॉडी क्लॉक सिस्टम जो होता है, सर्केडियम क्लॉक जो टाइम का जो होता है, इस तरह से मैच खाता है। और बायोलॉजिकल तो वो सिस्टमेटिक हो रहा है, वो काम कर रहा है। ये हम और हमारा अंदर का जो
हम सोचते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है या नैनो पार्टिकल्स है या 5 सेंस मिलके ये केमिस्ट्री बनाया, कौन सेंस किया, तो वहाँ से ये सेंस हमारा, वो तो सेंस समझ रहा है कि ये वेव है, इस टाइम का है, कल होके फिर यही वेव बनने वाला है। तो इस तरह से वो है। तो मेनली अब ये जो भी है ये समझ से बाहर है, लेकिन तो इस तरह से क्या है, हम टाइम को समझ पाते हैं कैसे। ये मैग्नेट का जो फंक्शन है तो वो हमारे अर्थ के जो 24 आवर्स का मूवमेंट है उसके कारण हमारा जो हर समय हर सेकेंड का मूवमेंट जो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है और वो एक घड़ी के फॉर्म में बताता है, टाइम के 24 आवर टाइम के फॉर्म में बताता है। और इस तरह से फिर जब सोते हैं, नींद में होते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन बहुत लो चला जाता है और उस समय मेन इम्यून सिस्टम का जो हार्मोन्स वगैरह है एक्टिव हो जाता है, न्यूरॉन्स वगैरह जो भी है एक्टिव हो जाते हैं और हमारा जो मेलानिन है, मेलाटोनिन जो है वो भी स्लो डाउन करता है, हमारे वाइब्रेशन को एकदम लो वाइब्रेशन में ले जाता है। और उस समय इतने सारे एक्शन होते हैं, तो रात में जितने भी, जैसे कि अचानक से कुछ वहाँ पे एक्शन हुआ, तो कुछ वहाँ पे नींद में बहुत सारे, जब डीप नींद में जाते हैं तो उस तरह का एक्शन, अब वहाँ पे कुछ होता है, वाइब्रेशन होता है, तो वो अपने आप मुँह बोलने लगता है, हमें पता नहीं चलता, अपने आप बोलने लगता है। और एक लो वाइब्रेशन जैसे ही जाता है तो उसको हाई वाइब्रेशन में कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लो वाइब्रेशन में नहीं जाने देता है, एक लिमिट लगा हुआ है कि ये डेल्टा वाइब्रेशन है। इससे डेल्टा वाइब्रेशन मेनली जो 0.5 तक का लिया गया है, लेकिन हमारा बॉडी सिस्टम जो है हर्ट्स का जो होता है उतना हमारा बॉडी सिस्टम नहीं जाने देता। जैसे ही लो में जाता है एक हाई वाइब्रेशन दे देता है लॉजिकली लूप से, तो वो हाई वाइब फिर से हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारा नींद जैसे होता है, फिर से हम, जैसे कि हमारा सांस भी अचानक से कभी कभी जैसे होता है जोर से लेते हैं, तो उस समय जिस समय अगर लो में जाता है तो फटाक से बॉडी अलार्म बजा देता है और उसका एक आवाज़ के फॉर्म में या खराटे के फॉर्म में या जो भी फॉर्म में वो निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका स्लो से हाई के फॉर्म में जाता है। तो ये सब नॉर्मल है, किसी किसी का होता। तो मेनली इस तरह से क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो है केमिस्ट्री से हम ग्रो होते हैं और फिजिकली हम सारा हमारा वर्क होता है उस तरह से। और यहाँ पे जो है हम अर्थ पे हैं तो अर्थ से ही मेल खाते हैं, अर्थ पे जैसा फंक्शन होता है वही हमारे बॉडी में छोटे से तरीके से होता है। जैसे मून है तो मून पे जो मिट्टी है वहाँ का मिट्टी में जो भी चीज़ होगा वहीं के अनुसार होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ से वो मेल खाता होगा, नहीं खाता होगा। तो मेनली वही है, हम अर्थ पे हैं तो हमारा हर चीज़ अर्थ के ही अनुसार होगा, पृथ्वी के ही अनुसार होगा, नेचुरल होगा, नेचर के विरुद्ध जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो यही है। अब ये हमारे अंदर क्या है, साइंस है या आत्मा है, ये तो हमेशा राज ही बना रहेगा। तो यही है। सो धन्यवाद।